अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने डिटेल्स देखा कि हमारे पास कैट और ब्रा नोटेशन क्या होती है या हमारे पास डायराक नोटेशन क्या होती है। हमने डिटेल से इन तमाम चीज़ों को कवर किया था और फिर ये भी देखा था कि हमारे पास क्यों हम डायराक नोटेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है या क्यों हम ब्रा और कैट नोटेशन पढ़ते हैं, जबकि हमारे पास जो वेव फंक्शन था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास साई वाला जो हमारे पास साइन था वो मौजूद था। तो फिर क्यों हमने डायराक नोटेशन या ब्रा कैट नोटेशन को पढ़ा, ये हमने डिटेल्स देखा था। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है क्या, जब हमारे पास जो दो कैट वेक्टर हैं या दो हमारे पास स्टेट वेक्टर हैं जिनको हमने साई कहा था, उनकी नॉर्मलाइजेशन है क्या, उससे मुराद क्या है, क्या उसका मीनिंग है, और उसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम ज़हीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन को। स्टूडेंट, हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमारे पास कुछ भी नहीं। हमने कहा था कि हमारे पास जो दो स्टेट वेक्टर होते हैं जो उनका इनर प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तो हम बात करें कैट और ब्रा की, तो हम ये हमारे पास होता है इनर प्रोडक्ट दो स्टेट वेक्टर का। लेकिन जब हमारे पास अगर हमने इसको अगर हमारे ये उस वक्त होगा जब हमारे पास जो वेव फंक्शन है या तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में हो या कई सारे वेव फंक्शन इकट्ठे और मिलकर वो एक वेव फंक्शन बनाए, तब हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो हुआ वेव की फॉर्म में, क्योंकि वेव फंक्शन को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक उसका मैट्रिक्स फॉर्म जो ये यूज़ होता है इसमें, और एक वेव फॉर्म जिस तरह हमारे पास कोज एक्स है, साइन एक्स है, साइनोसाइडल वेव है। अगर हमारे पास वेव फंक्शन इस फॉर्म में हुआ तो उस वक्त हम इन प्रोडक्ट को इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास उसकी जो हमारे पास लिमिट होगी, ये हमारे पास उस साई का कंजुगेट, और ये हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास कहलाता है इनर प्रोडक्ट जब हमारे पास बात हो वेव फंक्शन की जो कि हमारे पास वेव की फॉर्म में हो। अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो स्टूडेंट हमारे पास जब इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ जाए तो उस वक्त हम उस स्टेट वेक्टर को कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन टू ईच अदर है। दोनों स्टेट वेक्टर हमारे पास नॉर्मलाइज्ड हैं जब उनका इनर प्रोडक्ट इक्वल आ जाए। जब उनका इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आ जाए 1 के, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेट्स हैं ये हमारे पास नॉर्मलाइज हैं। अब हमारे पास जब हम देखेंगे कि हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हमने एक ब्रा लिया, एक कैट लिया हमारे पास, या हमने एक कंजुगेट लिया और एक उसका हमारे पास ओरिजिनल वेव फंक्शन लिया, उनको मल्टीपल कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसका मीनिंग क्या ये भी हम देखेंगे। और अगर हमारे पास इन इनर प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास आ जाए 0 के इक्वल, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये दो स्टेट आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं, इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल है। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। ये हमारे पास कहलाएगा ऑर्थोगोनल, कि हमारे पास दो स्टेट आपस में ऑर्थोगोनल है, जो कि हमारे पास ये दो स्टेट वेक्टर हैं जो कि हमारे पास किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये तो हो गए दो हमारे पास केस, जब हमारे पास इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल हुआ तो वो नॉर्मलाइजेशन, और जब हमारे पास 0 के इक्वल तो वो हमारे पास आ गए ऑर्थोगोनल। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, पूछे भी जाते हैं कि हमारे पास अगर 1 के इक्वल हो तो नॉर्मलाइज, और अगर हमारे पास 0 के इक्वल हो तो ऑर्थोगोनल। अब हमारे पास इसको क्यों पढ़ते हैं हम, पहली बात तो ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, कि जब हमारे पास 1 के इक्वल आ गया तो इनर प्रोडक्ट वो नॉर्मलाइज, जब 0 के इक्वल आ गया तो ऑर्थोगोनल। स्टूडेंट हमें पता कि हमारे पास ये जो साई स्टार और जो हमारे पास साई है इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है, जो पार्टिकल के साथ वेव मूव कर रही है, पार्टिकल उस वेव में है कहाँ पे असल, ये उस प्रोबेबिलिटी को शो करता है साई स्क्वायर। अब अगर तो हुआ 1 के इक्वल, तो स्टूडेंट ये याद रखा, हमें पता कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है।
अब अगर तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल हुआ, नॉर्मलाइज हुआ, तो हम कहेंगे कि उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, पार्टिकल उस वे में कहीं ना कहीं पे मौजूद है। टोटल हमारे पास जो हम लेंगे इधर से लेकर इधर तक जो रेंज होगी वो हमारे पास पूरी 1 होगी। किसी एक जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि इधर हमारे पास पार्टिकल कंफर्म हम नहीं कह सकते। टोटल हमारे पास जो रेंज होगी उधर हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, और हम कहेंगे कि हमारे पास पार्टिकल इस पूरी वे में कहीं ना कहीं पे मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हमारे पास दो स्टेट ऑर्थोगोनल हुई तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। स्टूडेंट, क्या अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हो जाए, तो उस वक्त हम कहेंगे कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, वो 0 के इक्वल आ रही है। तो ये होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल का असल मीनिंग है क्या, पढ़ तो हम लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस नॉर्मलाइजेशन में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकती है, तो अब हम करते हैं उसको। स्टूडेंट, हमारे पास इसमें से लाजमी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट, हमारे पास पहला वो हमारे पास एक वेव फंक्शन देता है, वो कहता है हमारे पास ये एक वेव फंक्शन है, और वो कहता है कि आप इसको नॉर्मलाइज करो। क्या स्टूडेंट, वो कहता है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है जिसकी हमारे पास रेंज ये है, हमारे पास जो एक्स की लिमिट है वो हमारे पास है 0 से लेकर a तक। तो वो कहता है कि हमारे पास इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो। तो अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन का आंसर 1 आ जाए तो वो तो नॉर्मलाइज होती हैं, लेकिन अगर 1 के इक्वल ना आए तो फिर हम उसको 1 के इक्वल बनाते हैं। यही वो कह रहा है कि इसको 1 के इक्वल बनाओ। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास अगर ये सी को लें, फिर तो वो ज़ाहिर बात है वो यही कह रहा है कि इसको नॉर्मलाइज करो। इसका मतलब कि ये हमारे पास जो स्टेट वेक्टर है ये नॉर्मलाइज नहीं है। तो इसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए हम इसके साथ एक कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं। तो हम इस वेव फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट आ गया ये। अब हमारे पास जो ये वेव फंक्शन होगा ये हमारे पास हमारे पास नॉर्मलाइज होगा। अब हमने क्या करना है, इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें ए की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास जो ये वाला वेव फंक्शन होगा ये हमारे पास नॉर्मलाइज होगा। अब हमने निकालना है इस ए की वैल्यू। तो हमें पता कि नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या हमारे पास फार्मूला कंडीशन है कि हमारे पास जो इसकी लिमिट होती है वो एक का हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट, और वो उसको होना चाहिए 1 के इक्वल। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस सारी जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम इधर पुट करेंगे और 1 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज बनाना है। तो फिर हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो अब हम निकालते हैं हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी। स्टूडेंट, हमारे पास जो ए है, अब हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो ये हमारे पास सही है। तो अगर हमने साई स्टार लेना तो हम क्या करेंगे, अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। यही हमारे पास मीनिंग होता है कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में हो तो हम ट्रांसपोज और वो हमारे पास बार लेते हैं, लेकिन हमारे पास सिंपली अगर वेव फंक्शन वेव की फॉर्म में हो तो उस वक्त हम अयोटा का जो साइन होता है उसको चेंज कर लेते हैं साई स्टार लेने के लिए। ये हमारे पास बन जाएगा ई माइनस अयोटा के एक्स। अब हमारे पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीपल किया तो हमारे पास ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ए स्टार। तो हमारे पास ए स्टार और ए हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर के, और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ई अयोटा के एक्स, ई माइनस अयोटा के एक्स। अब हमारे पास स्टूडेंट बेस सेम हो तो हमें पता कि पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। जब हमारे पास बेस सेम पावर आपस में ऐड हुई तो हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का मिलकर 0 हो जाएंगे, और ई हमारे पास 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। ये हमारे पास जो सारा आ जाएगा ये 1 के इक्वल आएगा, ये वाला, और ये हमारे पास ए स्केयर के साथ मल्टीपल हो रहा है तो हमारे पास ए स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास इस सारा जो हमने निकाला इसकी वैल्यू क्या आई, ए स्केयर। अब हम पुट कर देते हैं इसमें सिंपली। तो हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 से a तक। ये हमारे पास 0, ये हमारे पास a, इधर हमारे पास आ गया ए स्केयर dx, और ये हमारे पास नॉर्मलाइज है, क्योंकि हमने कहा कि ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं था, लेकिन जब हमने उसको a के साथ मल्टीपल किया तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज है। तो उसका इन प्रोडक्ट हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए। अब हमें a कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और हमारे पास 1 की हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है।
तो हमने इसकी लिमिट लगाई a और 0, ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। अब हम इसको इधर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जब हम लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह a रखेंगे और -0, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई a की वो हमारे पास है 1/a का अंडर रूट। ये हमारे पास इस a की वैल्यू है जो कि हम अब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन बनेगा फाइनली 1/a अंडर रूट e आयोटा के x। ये वाला वेव फंक्शन हमारे पास ऐसा वेव फंक्शन आया जो कि हमारे पास नॉर्मलाइज होगा। नहीं तो उसने कहा था कि अब बताओ हमारे पास वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो। ये वाला नॉर्मलाइज नहीं था, हमने कहा कि हम उसको एक साथ मल्टीपल करते हैं और नॉर्मलाइज होगा तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। जब हमने उसको 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई वो हमारे पास 1/a अंडर रूट आई। और जब हमने इस a की वैल्यू को इधर पुट किया तो हमने कहा कि अब ये वाला जो वेव फंक्शन है ये हमारे पास किस इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, नॉर्मलाइज होगा। क्यों नॉर्मलाइज होगा स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास x आएगा ना, ये हमारे पास a आएगा। क्योंकि हमने इनको जब मल्टीपल किया तो हमारे पास वो 1 बना, 1 को जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास x बना, लिमिट पुट की तो हमारे पास ये a आ गया। जब हमारे पास ये a आ गया तो उस वक्त हमारे पास ये a आ गया और इसमें हमारे पास ये जो साथ में मौजूद है a, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे क्योंकि एक दफ़ा स्टार लेंगे एक दफ़ा साई लेंगे तो हमारे पास जो स्टार और जो साई हमारे पास होंगे वो 1/a और 1/a अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो वो 1/a सिंपली बचेगा और 1/a और ये वाला a आपस में कैंसिल होकर किसके इक्वल आ जाएंगे 1 के। ये होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। ये वाला वेव फंक्शन अब हमारे पास नॉर्मलाइज है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अब हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम उसको देखते हैं। अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये एक वेव फंक्शन है, इसी तरह नॉर्मलाइजेशन की होगा और वो हमारे पास कहता है कि कोज ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है और इसकी हमारे पास जो लिमिट उसने दी वो हमारे पास है -π/2 से +π/2 तक। और वो ये कह रहा है कि बताओ हमारे पास इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो। तो हमने फिर वहीं उसी तरह हमने करना है कि हमारे पास ये एक वेव फंक्शन है, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसके साथ क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को मल्टीपल करेंगे और फिर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें निकालेंगे, जो कि हम इससे निकालेंगे कि हमारे पास साई स्टार और साई हमारे पास 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये वाला वेव फंक्शन अब नॉर्मलाइज है। तो अब हमारे पास जब ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा तो क्या होगा, हमारे पास हमने ए स्टार लेना है। इस वेव फंक्शन का हमारे पास जो स्टार आया वो ए स्टार और साथ में कोज एक्स है, इसमें हमारे पास आयोटा नहीं है तो हमारे पास ये ऐसे ही वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, साई स्टार और साई की वैल्यू निकालते हैं जो हमें चाहिए। तो अब हमारे पास ये साई स्टार क्या है कोज एक्स और ये हमारे पास है ए कोज एक्स, तो सिंपली हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर कोज स्क्वायर एक्स। अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं हमारे पास। जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास लिमिट क्या है -π/2 से π/2 तक और ये हमारे पास ए स्क्वायर कोज स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि अब हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है। ये वाला वेव फंक्शन अब नॉर्मलाइज है, ये वाला नहीं था, इसलिए हमने इसको ए के साथ मल्टीपल किया ताकि हमारे पास नॉर्मलाइज बने और हमने इसको 1 के इक्वल रख दिया। अब हमने ए स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया और हमारे पास ये जो कोस स्क्वायर का फार्मूला होता है ये हमारे पास होता है 1 + कोज 2 एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इस हम 2 को वैसे बाहर लिख लेते हैं, हमारे पास ये ऐसे बाहर आ गया और हमारे पास ये इंटीग्रेशन -π/2 से हमारे पास आ जाएगी π/2 तक और ये हमारे पास ऐसे dx। अब हमने इस हमारे पास जो वैल्यू बची इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो अब हमने इसकी जब इंटीग्रेशन की तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास जो 1 का आएगा वो हमारे पास x आएगा, क्योंकि 1 तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसके हमारे पास आ गया x। ये हमारे पास ए स्क्वायर साथ मल्टीपल हो रहा है और ये हमारे पास x आ गया 1 का और लिमिट हमारे पास π/2 और -π/2 है और ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल उसी तरह ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साथ में आएगा और हमारे पास कोस 2 थीटा एंगल की हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो sin 2 एंगल होता है। हमारे पास जो कोस की इंटीग्रेशन होती है वो साइन एंगल होती है और एंगल हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो जब हमने इसकी निकाली तो हमारे पास sin 2 एंगल डिवाइडेड बाय हमारे पास ये
2 जो हमारे पास इसकी एंगल के साथ था, और लिमिट हमारे पास π/2 से -π/2। ये हमारे पास जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास a² ऐसे ही आ जाएगा π/2, और जब हमने माइनस को पुट किया हमारे पास, तो वो लिमिट वाला माइनस जब हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास जब हम π/2 को पुट करेंगे इधर, तो जब एंगल की जगह तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और साई पाई हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो गई, ये हमारे पास पाई बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये 1 के इक्वल था, तो फाइनली हमारे पास इस a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी हमारे पास 2/π, और हमारे पास फाइनली 2/π का अंडर रूट हमारे पास इस a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास इस वेव फंक्शन के साथ हमने लिखना है। इसकी हमारे पास है 2/a अंडर रूट 2/π अंडर रूट, और साथ में हमारे पास cos x। तो अब ये वाला हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये हमारे पास नॉर्मलाइज है, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाली। तो इस तरह का स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं और एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में से आ सकते हैं। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है क्या, वो क्या हम इंफॉर्मेशन देता है, और किस तरह के हम उसमें से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।